In this video, we will discuss marginal conditions for economic efficiency and Pareto optimality. This is part 4 of the 7 videos on general equilibrium. Part 1 is related with introduction and general equilibrium of exchange. Part 2 explains general equilibrium of production and derivation of production possibility curve. Part 3 is related with general equilibrium of production and exchange and Pareto optimality. Part 5 is related with perfect competition, economic efficiency and equity. Part 6 and Part 7 deals with first theorem of welfare economics and second theorem of welfare economics respectively. Here in Part 4, we will discuss marginal conditions for economic efficiency and Pareto optimality. First is efficient allocation of goods between, suppose, two goods X and Y, between individuals, suppose A and B. What is the condition? That marginal rate of substitution of X for Y for A individual should be equals to marginal rate of substitution of X for Y for individual B. This is the first condition. और यू कैन से दो अगर हमारे पास गुड्स हैं एक्स एंड वाई, वो दोनों दो इंडिविजुअल्स ए एंड बी के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई ए इंडिविजुअल का बी इंडिविजुअल के बराबर हो. जैसे हम फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि ये जो एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व होती है, इस कर्व के हर एक पॉइंट पर MRSXY for A individual is equal to MRSXY for B individual होता है. सेकंड कंडीशन है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ, जैसे हम यहाँ पर सेम लिखें, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इनपुट्स मान लो हैं लेबर एंड कैपिटल, बिटवीन गुड्स मान लो हैं एक्स एंड वाई. दिस वन कि कितनी लेबर कैपिटल एक्स को पैदा करने के लिए लगानी है, कितनी लेबर कैपिटल वाई को पैदा करने में लगानी है. दैट इज द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इनपुट्स बिटवीन द गुड्स. तो इसके हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही ये कंडीशन कैसे बनेगी, MRTS जब हम गुड्स को इनपुट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लेबर की जगह कैपिटल लगाना, कैपिटल की जगह लेबर लगाना, इसलिए हमने इसके बीच में टी लगाया है. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल technical substitution of labor for capital to produce X good, it should be equals to MRTS LK to produce Y good. जैसे यहाँ A एंड B कंज्यूमर के लिए था, यहाँ X एंड Y गुड के लिए है. अब ये जो हमने दिखाया हुआ है एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर प्रोडक्शन बनाई हुई है,
तो ये जो एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर प्रोडक्शन है, इसमें वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने ये दिखाया हुआ है, सेकंड वीडियो में, कि इनपुट है लेबर एंड कैपिटल, ये दो गुड्स हैं, एक्स क्वांटिटी एंड वाई क्वांटिटी, दोनों के बीच में ये बराबर है ऑन दिस ब्लू लाइन। MRTS LK for X commodity is equal to MRTS LK for Y commodity। तो हम इस हिसाब से लेबर एंड कैपिटल X के ऊपर, लेबर एंड कैपिटल Y के ऊपर लगाएं कि दोनों का MRTS आपस में बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे कि ऑप्टिमम आउटपुट हो रहा है। थर्ड पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, इन दोनों के बीच में इकट्ठा इनका बराबर होना। तो ये जो होती है एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर प्रोडक्शन, ये बनी होती है इनपुट एक्सेस के ऊपर, लेबर एंड कैपिटल के ऊपर। अगर हम इसको एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर प्रोडक्शन को इनपुट एक्सेस की बजाय आउटपुट एक्सेस पर बनाएं, जैसे यहाँ पर ये बनी हुई है, एक तरफ एक आउटपुट है x, दूसरी तरफ दूसरा आउटपुट है y, तो वही ये कर्व है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये इनपुट एक्सेस से हम आउटपुट एक्सेस पर कैसे बनाते हैं, इसके लिए वीडियो नंबर 2 में आप देख सकते हो, वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, MRTXY मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑफ x फॉर y, वो ये सारी पॉइंट पर जो वो बराबर है, ये वाला पॉइंट, तो वो जो बनता है ये वाला इक्विलिब्रियम कंज्यूमर्स का MRSXY फॉर A इंडिविजुअल, इट शुड बी इक्वल्स टू MRSXY फॉर B इंडिविजुअल। ये कंडीशन हो गई हमारी फर्स्ट वाली। तो इट शुड बी इक्वल्स टू MRTXY, इसके बराबर ये होना चाहिए। ये MRT क्या है, MRT है कि कितनी x कम करके हम कितनी y ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, या कितनी y कम करके हम कितनी x पैदा कर सकते हैं, ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज का इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, उसको हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो ये तो हो गया कि दो गुड्स को दो इंडिविजुअल्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हो गया दो इनपुट्स को दो गुड्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुड्स के प्रोडक्शन के बीच में, और ये हो गया इन दोनों को मिला के जनरल इक्विलिब्रियम। अब सपोज जैसे हमने दो गुड्स का दो कंज्यूमर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऐसे ही दो गुड्स का हम दो फर्म्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि एक फर्म को कितनी चीज़ पैदा करनी चाहिए, दूसरी फर्म को कितनी चीज़ पैदा करनी चाहिए। दैट इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स। दो गुड्स हैं, इनकी दो फर्म्स के बीच में हमने एलोकेशन करनी है, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। ये 1 नंबर की तरह ही है। दो गुड्स को पहले हमने गुड्स पैदा हो गई, तो उसके बाद ए इंडिविजुअल के पास एक्स वाई कितनी हो, बी इंडिविजुअल के पास एक्स वाई कितनी हो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं कि दो फर्म्स हैं ए एंड बी, वो दो गुड्स एक्स एंड वाई को कैसे प्रोड्यूस करें। ए फर्म कितनी एक्स कितनी वाई पैदा करे, बी फर्म कितनी एक्स कितनी वाई पैदा करे, बिल्कुल इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा ये। MRTS हम इसको लिखेंगे अब, क्योंकि प्रोडक्शन की बात है। ऑफ एक्स वाई फॉर फर्म ए शुड बी इक्वल्स टू MRTS XY फॉर फर्म बी। तो यहाँ पर जो बराबर होगा, वहाँ पर ये एफिशिएंट एलोकेशन होगी दो गुड्स की बिटवीन टू फर्म्स। अब
एफिशिएंट फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप अगर बनाना हो, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि कितनी लेबर कितनी कैपिटल लगाएं हम, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर to produce A should be equals to marginal product of labor to produce B. तो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप ये ऐसे बनता है, एक कमोडिटी पैदा करने के लिए लेबर जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दे रही है, दूसरी कमोडिटी पैदा करने के लिए उतनी कमोडिटी, या इसको हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई हमारे सब सारी कंडीशंस में गुड्स हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एक्स को पैदा करने में, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वाई को पैदा करने में बराबर हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स अमंग कमोडिटीज़, इनपुट्स को कमोडिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड कमोडिटीज़ को कंज्यूमर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर ये सारा कुछ एफिशिएंट है, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, इसको कहते हैं प्रीटो ऑप्टिमल पॉइंट और प्रीटो ऑप्टिमलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो दो इंडिविजुअल्स बेस्ट पॉइंट पर हैं, दो फर्म्स बेस्ट पॉइंट पर हैं, दो गुड्स का बेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, दो फैक्टर्स को बेस्ट यूटिलाइज किया जा रहा है। तो बेस्ट का क्या मतलब है? बेस्ट का मतलब है कि कोई भी अगर हम इसमें चेंज करें, मान लो एक इंडिविजुअल से कोई चीज़ लेकर दूसरे इंडिविजुअल को दे दें, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। उस केस में एक को लॉस होगा, दूसरे को फ़ायदा होगा, या दोनों को लॉस होगा। इसलिए कोई बेनिफिट नहीं है फर्दर एक्सचेंज का। ऐसे ही दो फर्म्स के बीच में कोई एक्सचेंज का बेनिफिट नहीं है। ऐसे ही दो गुड्स को कम ज़्यादा पैदा करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे ही दो इनपुट्स को कम ज़्यादा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये सारे बेस्ट यूटिलाइज हो रहे हैं अगर इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। बट अगर सपोज एक ही इंडिविजुअल हो, जैसे यहाँ पर हमने दो इंडिविजुअल लिए, तो एक अगर इंडिविजुअल है तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? तो देखो, दो के केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बनती है, दिस वन, MRTP प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम, ये दो इंडिविजुअल्स का आपस में इक्विलिब्रियम। तो अगर एक ही इंडिविजुअल है सपोज, तो यहाँ पर तो एक ही इंडिविजुअल होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई एक ही इंडिविजुअल है, इट इज़ इक्वल टू MRT XY। तो ये साइड हो गई हमारी, ये साइड हो गई, इस साइड पर अब एक ही है। अगर दो होते तो हम ऐसे बराबर करते, अगर एक इंडिविजुअल है तो ये ऐसे है, और राइट साइड पर तो एक ही चीज़ थी। तो इसको अगर हम डायग्राम में बनाएं, सिंगल इंडिविजुअल वाले केस को, तो ये बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे नॉर्मली हम इंडिफरेंस कर्व चैप्टर में इक्विलिब्रियम बनाते हैं। वन साइड वन कमोडिटी, अदर साइड अदर कमोडिटी। This is suppose production possibility curve TT, and these are the indifference curves for individual A. This is A1, A2, A3। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, ये बन गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट।
यहाँ पर हमने ली हुई है अपने डायग्राम में सपोज x1 एंड y1। अगर हम थर्ड पार्ट वीडियो में देखें तो ये हमने इक्विलिब्रियम बनाया था इससे पहले वीडियो में। इसमें हमने क्या देखा कि 10x पैदा हो रही है, 8y पैदा हो रही है। उसको फिर हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यहाँ पर 6x a के पास चली गई, 4x b के पास चली गई, और 8y में से 3y a के पास चली गई और 5y b के पास चली गई। बट अब क्या है, अब इक्विलिब्रियम यहाँ पर है। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पर है तो 10x एंड 8y सारी की सारी एक इंडिविजुअल के पास ही हैं, क्योंकि फर्दर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन दो इंडिविजुअल्स में नहीं हुई इस केस में। क्योंकि इस केस में हमने एज्यूम किया कि मान लो एक ही इंडिविजुअल है, तो एक ही इंडिविजुअल अगर होगा तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अगर मान लो दो इंडिविजुअल हैं तो इसके बीच में 10x एंड 8y को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। वो कैसे करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वीडियो में दिखाया है कि यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, इतनी इसकी जो स्लोप है, यहाँ पर कहीं उसकी स्लोप बराबर होनी चाहिए, जैसे हमने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वाला पॉइंट कि जितनी स्लोप यहाँ पर है उतनी ही स्लोप इसके अंदर बॉक्स में कहीं यहाँ पर आती थी वो, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था गुड्स का। बट अब क्योंकि एक ही इंडिविजुअल है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए ये हाईएस्ट पॉइंट है जो वो ले सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। So this was about the marginal conditions for economic efficiency and Pareto optimality। ये हमने दो गुड्स के, दो कंज्यूमर्स के, दो फर्म्स के केस में भी दिखाया और एक कंज्यूमर के केस में भी दिखाया। Thank you. Thanks for watching this video. For the complete analysis of general equilibrium, must watch all the 7 parts of this video. Thank you.